अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी इंडिया साइलेंट मूव अगेंस्ट पाकिस्तान और गौरव ठाकुर की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। स्टार्ट। इंडिया के दो पड़ोसी देशों के बीच में एक जंग छिड़ चुकी है, मगर क्या इसके पीछे इंडिया का बड़ा हाथ हो सकता है? Pakistan and Afghanistan have been exchanging cross-border strikes. (133) Afghan Taliban fighters were killed. Picking up the pieces after their homes were reduced to rubble destroyed along the Durand line. पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का यह बयान देखना। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक ओपन वॉर शुरू हो चुका है एंड नाउ इट विल बी डमाडम मस्त कलंदर। ये लाइन आखिर क्यों लिखा कोई नहीं जानता, मगर जरा मैप देखना। तालिबान का कहना है उन्होंने पाकिस्तान के इन रीजन्स में 130 सोल्जर्स को मार डाला है, 40 मिलिट्री पोस्ट को सीज कर लिया और मल्टीपल डिस्ट्रॉयड। तालिबान ने दावा किया कि इस अटैक में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ, बड़े बड़े हथियार और फौजियों के इक्विपमेंट उनके कब्जे में आ गए। पाकिस्तान ने तो ऑपरेशन गाजिब लिल हक लॉन्च कर दिया था, जिसके बाद कैजुअलिटीज की ये लंबी लिस्ट पब्लिश हो गई। सो मैप पर यह जंग पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान लग सकती है, मगर थोड़ा जूम आउट करेंगे तो एक तीसरा प्लेयर भी दिखेगा, इंडिया। पाकिस्तान का इल्जाम अफगानिस्तान इंडिया का एक कॉलोनी बन चुका है, जो उनके देश पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक्स करवा रहा है और इंडिया रिस्पॉन्सिबल है वॉर के लिए। Taliban become a proxy of the Indian state. India is actually waging a low intensity war against us. India wants Afghanistan to fight this war as a proxy. यही आरोप तो अमेरिकन CIA भी इंडिया पर लगा रही है कि इंडिया तालिबान का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान में कश्मीरी मिलिटेंट्स को खत्म करने के लिए। India is using Taliban's network to assassinate Kashmiri militants in Pakistan. जाहिर है ऐसे एक्शंस कोवर्ट नहीं होते, पब्लिकली शेयर नहीं होते, और इसीलिए कभी कभार हमें फंडामेंटल मोटिव्स और इंसेंटिव्स के बेसिस पर थोड़ी तारे जोड़नी पड़ती है। यही क्राइम इन्वेस्टिगेशन का पहला रूल भी है, मोटिव ढूंढो। सो इस वॉर से स्ट्रेटेजिकली सबसे ज्यादा फायदा किसका होगा? वेल, इंडिया का एक तरीके से होगा। There is absolutely a pattern China-Pakistan economic corridor. It is repeatedly hit by violence. मगर क्या इंडिया वाकई में ऐसे रिस्की और एग्रेसिव मिशंस में हाथ डालेगा जैसे मिशंस हिस्टोरिकली यूएस, रशिया या चाइना करते आ रहे हैं? क्या पाकिस्तान और चाइना को कंटेन करने के लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के पीछे वाकई में इंडिया का एक हिडन रोल हो सकता है? India's efforts in helping the Afghan people has been both direct and indirect. एक चीज तो क्लियरली दिखती है, इंडिया का अफगानीज पर सॉफ्ट इन्फ्लुएंस। Amongst all the countries in the world, Indians are the most respected and most liked people there in Afghanistan. अफगानीज का इन जनरल इंडियंस के प्रति प्यार और रिस्पेक्ट देखना। आई लव हिंदुस्तान, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान भाई भाई। इंडिया अफगानिस्तान भाई भाई। तुम भाई बोलते हो, हमने दोस्त बोलते हैं। इन्होंने देखो यार अपने मोबाइल का कवर बना लिया है इंडिया का, जो हमारा नोट है। हिंदुस्तान बहुत बेहतरीन लोग है, बहुत जबरदस्त। और यही अफगानीज पाकिस्तान से कट्टर नफरत करते हैं। इंसान हमारा दुश्मन है, उस तरफ तुम मारो, इस तरफ मैं मारता है। आपके पास मौका दुनिया से कोई दो देश मिटाने का। पहले तो पाकिस्तान, बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का मैं हूँ। क्या ये सेंटिमेंट्स कोई इत्तेफाक है या पर्दे के पीछे चीजें चल रही है जिसका नतीजा हमें यही पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर के रूप में दिख रहा है? तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कि हमारी मदद करते हैं, इंटेलिजेंस का काम ही है। चलो इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं। साल 1980 रॉ हेडक्वार्टर्स चीफ नौशेरवान सुंतूक के हाथों में लगी इस तस्वीर ने इंडिया के जियोपॉलिटिक्स का भविष्य ही पलट दिया। रॉ का सबसे बड़ा खौफ सच होने लगा था। ये लेफ्ट में खड़ा शख्स है जलालुद्दीन हकानी, एक अफगानी मुजाहिद और तालिबान का फाउंडिंग मेंबर। उसके बगल में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का चीफ हमीद गुल। कुछ ही दिनों में रॉ के पास ऐसी कई तस्वीरें आने लगी। ट्रेनिंग कैंप्स में ISI के टॉप ऑफिशियल्स और तालिबानी कमांडर्स साथ साथ नमाज पढ़ते, साथ मीटिंग्स करते। इंडिया के लिए एक बड़ी वार्निंग थी ये। रॉ के इंटेलिजेंस के हिसाब से अफगानिस्तान तो अब तक इंडिया के लिए कोई बड़ा थ्रेट नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो जन्म से ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। वजह सब जानते हैं, ड्यूरैंड लाइन, एक बॉर्डर जिसे अफगानिस्तान आज तक पाकिस्तान का लेजिटिमेट बॉर्डर मानता ही नहीं है। इनफैक्ट 1947 में पाकिस्तान के जन्म के वक्त पूरे विश्व में सिर्फ एक देश था जिसने पाकिस्तान के UN मेंबरशिप के खिलाफ वोट दिया था,
और वो अफगानिस्तान था। इंडिया ने तक पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। तो अब अचानक से रीजनल डायनामिक्स इंडिया के अगेंस्ट में कैसे शिफ्ट होने लगा था, और अफगानिस्तान जिस देश ने पाकिस्तान के जन को ही कभी स्वीकार नहीं किया, आखिर क्यों पाकिस्तान उसी देश के लोगों को दबा नहीं उठा रहा था। साल 1979 यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को इन्वेड कर लिया और ये यूएस के लिए एक बड़ा खतरा बन गया था। डायरेक्ट वॉर रिस्की था और इसीलिए लॉन्च हुआ ऑपरेशन साइक्लोन। सीआईए पैसा, हथियार, ट्रेनिंग सब देने के लिए तैयार था, मगर जमीन पर हाथ गंदे करने के लिए उसे एक प्रॉक्सी स्टेट की जरूरत थी। पाकिस्तान, इंडिया का दुश्मन, टेररिज्म का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, इस जॉब के लिए एकदम परफेक्ट लगा। अफगान बॉर्डर से लगे इलाकों में पाकिस्तान ने अपनी खुद की जमीन पर मुजाहिदीन ट्रेनिंग कैंप्स बना लिए, जिनका मकसद था अफगानिस्तान को सोवियत से आजाद करना। ये कैंप सीक्रेट लैब्स की तरह होते थे, जिसमें पाकिस्तान यूएसएसआर और इंडिया के खिलाफ 5 हथियार पाल रहा था। पहला हथियार अफगानी तालिबान, दूसरा हक्कानी नेटवर्क, अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का सबसे ट्रस्टेड मिलिटेंट पार्टनर, तीसरा हथियार हिज़्ब इस्लामी, चौथा अल-कायदा और पांचवा मुजाहिदीन के कई सारे फैक्शंस। मुल्ला ओमर, तालिबान के दूसरे फाउंडिंग मेंबर, को भी पाकिस्तान ने अपने इन्हीं ट्रेनिंग कैंप्स में ट्रेन किया है। एक रिलीजियस मिलिटेंसी हमने पाकिस्तान के हक में यहाँ इंट्रोड्यूस की सोवियट्स को निकालने के लिए। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। वो हमारे हीरो थे। हक्कानी है, हीरो है हमारा जी, बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था, सीआईए का भी था शायद। यस। मगर 2001 में घटी एक घटना की वजह से पाकिस्तान का ये एक्सपेरिमेंट उसी पल बैकफायर हो गया। And police everywhere. Unless you actually are here to see, you can't imagine just how horrifying the situation is. Make no mistake, the United States will hunt down and punish those responsible. देखो, अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को पालना पाकिस्तान की एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि हिस्टोरिकली पाकिस्तान और अफगानिस्तान की नफरत की जड़ रही है ये ड्यूरैंड लाइन, 2600 किलोमीटर का एक बॉर्डर जिसे बनाया गया था इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। साल 1893 ब्रिटेन वर्सेस यूएसएसआर, द ग्रेट गेम। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सेंट्रल एशिया में यूएसएसआर आग की तरह फैल रहा था। अगला निशाना होता इंडिया, ब्रिटेन के सिर का ताज, जिसे किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करना था। ब्रिटेन अफगानिस्तान के साथ 3 जंगें लड़ चुका था, मगर कभी भी उन्हें हरा नहीं पाया, और इसीलिए ब्रिटेन ने स्ट्रैटेजी को चेंज कर दिया। 1893 ब्रिटिश डिप्लोमैट सर मॉर्टिमर ड्यूरैंड ने अफगान रूलर आमिर अब्दुल रहमान के साथ नेगोशिएट करके मैप पर यह लाइन खींच दिया ताकि इंडिया के बीच एक बफर आ जाए। मगर इससे एक झटके में ये पाश्तून ट्राइब्स 2 देशों में बट गए। इकलौती उम्मीद थी पाकिस्तान की आजादी, बट 1947 जब पाकिस्तान आजाद हुआ, उन्होंने पाश्तून्स को सिर्फ 2 ऑप्शंस दिए, ज्वाइन इंडिया और ज्वाइन पाकिस्तान। किसी इंडिपेंडेंट देश पाश्तूनिस्तान का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। यही थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की पहली चिंगारी, जो कुछ ही महीनों में और ज्यादा भड़कने लगी। सितंबर 1947 पूरे दुनिया में सिर्फ एक देश ने पाकिस्तान के यूएन मेंबरशिप के खिलाफ वोट किया, अफगानिस्तान। इससे पाकिस्तान के जन्म से पहले ही दोनों देशों के बीच ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो गया, जो आज तक दिखता है। यह इतिहास एक बड़ी वजह है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जैसे प्रो पाकिस्तान फैक्शंस को जन्म दिया, अफगान गवर्नमेंट को ओवरटर्न करने के लिए। गवर्नमेंट से पाकिस्तान को कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ड्यूरैंड लाइन और पाश्तूनिस्तान मुद्दे पर हमेशा सारी अफगानी गवर्नमेंट्स और वहां की जनता भी एंटी पाकिस्तान ही थी, और इसीलिए नेचुरली इंडिया के तरफ वो ज्यादा इंक्लाइंड थे। और इसीलिए ये पाकिस्तान की कोर सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बन गई 3 मेजर कारणों की वजह से। पहला, यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस खत्म करना, जो पाकिस्तान के लिए भी खतरा था। दूसरा, काबुल में पपेट गवर्नमेंट बिठाना जो ड्यूरैंड लाइन को एक्सेप्ट करे और पाश्तूनिस्तान के सपने को शांत कर दे। और तीसरा, इंडिया के खिलाफ एक नया वॉर फ्रंट खोलना। साल 1996 पाकिस्तान की मेहनत फाइनली रंग लाई। बुरहानुद्दीन रब्बानी की एंटी पाकिस्तान गवर्नमेंट को तालिबान ने गिरा दिया और काबुल पर तालिबान का राज शुरू हो गया। पाकिस्तान को लगा उन्होंने गेम जीत लिया, मगर जल्द ही पता चला जिस राक्षस को वो पाल रहे थे वो किसी के सगे नहीं थे। साल 2001 अमेरिका के इतिहास का सबसे काला दौर, एक ऐसा हमला जिसमें लगभग 3000 लोग मारे गए। अमेरिका बदले के लिए डेस्परेट था। We will find those who did it and we'll bring them to justice. और निशाने पर थी एक आतंकवादी संगठन जिसे तालिबान पनाह दे रहा था, अल-कायदा। 2002 अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला करके तालिबान की सरकार को गिरा दिया। तालिबान के कई लीडर्स पाकिस्तान भाग गए। मुल्ला ओमर, तालिबान का दूसरा फाउंडर,
क्वेट्टा में छुप गया और ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में। पाकिस्तान का प्रोटेक्शन इतना इफेक्टिव था कि अमेरिकन वार से घायल तालिबान सिर्फ 3 सालों में ही जंग लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। और ये किसी मीडिया के नहीं, टेररिस्ट के खुद के शब्द हैं। 2012 में पब्लिश हुई नेटो स्टडी में 4000 तालिबानी, अलकायदा और बाकी मिलिटेंट से किए इंटरोगेशंस में एक बात बार बार सामने आई, आईएसआई के सपोर्ट के बिना तालिबान का सर्वाइवल और रिवाइवल दोनों ही इम्पॉसिबल था। इसी दौरान पाकिस्तानी पीएम परवेज मुशर्रफ ने भी ओपनली मीडिया में छाती ठोक कर एडमिट किया कि उन्होंने यूएस एड को भारत के अगेंस्ट यूज किया है। पाकिस्तान में फिर उनकी बिल्कुल ट्रेनिंग भी होती थी और हम उनके सपोर्ट में थे कि ये मुजाहिदीन हैं जो इंडियन आर्मी से लड़ेंगे अपने हकूक के लिए। मगर जिस डेंजरस संगठन को यूएस पाकिस्तान के सीक्रेट लैब्स में पाल रहा था, वो अब अमेरिका के दरवाजे तक पहुंच चुके थे। जॉर्ज बुश ने तुरंत पाकिस्तान को वार्निंग दिया, यू आर आइदर विद अस or with the terrorists. We will make no distinction between the terrorists who committed these acts and those who harbored them. पाकिस्तान के पश्तून इलाकों पर अमेरिकन एयर स्ट्राइक शुरू हो गए। यूएस के साथ नेटो, ऑलमोस्ट सभी वेस्टर्न कंट्रीज का दबाव था पाकिस्तान पर। आतंकवादियों से अपने नाजायज रिश्ते तोड़ दो। US Secretary of State Hillary Clinton has issued a clear warning. Pakistan make a decision, go after extremists, shut down their training camps, their safe havens. I don't see how Pakistan can ignore this much longer. ग्लोबल प्रेशर में पाकिस्तान ने FATA में घुसकर मिलिटेंट्स पर हमला करना शुरू कर दिया। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती बन गई। पाकिस्तान के पाले हुए स्नेक्स अब पाकिस्तान के ही कंट्रोल से बाहर निकल गए। कई मिलिटेंट्स पाकिस्तान के खिलाफ हो गए। उनमें सबसे खतरनाक नाम थे बैतुल्ला महसूद, फाउंडर ऑफ TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। मकसद जिहाद पाकिस्तान, पाकिस्तान में इस्लामिक कैलिफेट स्थापित करके पाश्तून इलाके खैबर पख्तूनख्वा को आजाद करना। आज तक पाकिस्तान का 85% वायलेंस KP और बलूचिस्तान रीजन्स में ही हो रहा है। फॉर्मर ISI चीफ असद दुरानी ने पाकिस्तान के इसी स्ट्रेटेजिक ब्लंडर पर जब एक सवाल किया, आपके ही पाले हुए मिलिटेंट्स आज पाकिस्तान के अंदर आतंक क्यों मचा रहे हैं? क्या पाकिस्तान ने गलती से एक फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर पैदा कर दिया? तो दुरानी ने जवाब में सिर्फ 2 शब्द कहा, Blowing up kids' schools in Pakistan. Pakistani soldiers, people you served with, have died at their hands. That is a Frankenstein's monster that you lot created. That is a blowback from your pragmatic policies. Collateral damage. रियली कोलैटरल डैमेज? पाकिस्तान का मैप देखो, पिछले 1 साल में पाकिस्तान में इतने सेपरेटिस्ट अटैक्स हो चुके हैं। आम सिविलियंस, औरतें, बच्चों को तक ये मिलिटेंट्स नहीं बख्श रहे हैं। TTP यहां तक भी नहीं रुकी, उन्होंने बलोच लिबरेशन रिबेल्स के साथ हाथ मिला लिया, जो एसोसिएशन आज तक पाकिस्तान को इंटरनली खोखला कर रहा है। इसी साल 31 जनवरी 2026 BLA ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन हिरोफ लॉन्च किया और एक दिन में BLA ने पाकिस्तान के 48 इलाकों में अटैक्स किए। In one of their deadliest attacks in 7 decades, Baloch liberation fighters launched a coordinated attack on a dozen military and government establishments. उनका स्टैंड हमेशा की तरह क्लियर है, जब तक बलूचिस्तान आजाद नहीं होगा लड़ाई रुकेगी नहीं। BLF, BRA, UBF, लश्कर बलूचिस्तान, BSO आजाद, बलूचिस्तान प्रोविंस में कई रिबेल ग्रुप्स पनप चुके हैं जिनका एक ही मकसद है पाकिस्तान से आजादी। लेकिन सबसे ज्यादा सस्टेन्ड डैमेज अब तक बाय फार बलोच लिबरेशन आर्मी ने किया है। The Baloch Liberation Army militant group launched a 6-hour-long operation and killed 102 Pakistani soldiers. पाकिस्तान से आजाद होने के लिए हर साल BLA पाकिस्तान में कम से कम 150 से 200 टेरर अटैक्स करता है और 2020 के बाद तो ये नंबर 4 गुना बढ़ चुका है। 30 साल पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रैटेजी डिजाइन की थी, मगर स्ट्रैटेजी और मॉन्स्टर्स में एक ही फर्क होता है, स्ट्रैटेजी कंट्रोल होती है, मॉन्स्टर्स नहीं। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो जंग चल रही है वो सिर्फ एक बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट का नहीं, ये जंग पाकिस्तान के 30 साल पुराने फेल्ड डॉक्ट्रिन का एक्सपेक्टेड कोलैप्स है, जिसमें मुश्किलें और बढ़ा देते हैं अफगानी रेफ्यूजीज। पाकिस्तान का कहना है कि उन्होंने अपने देश में 50 लाख से भी ज्यादा अफगानी रेफ्यूजीज को पनाह दी है। आज उनके वजह से ही अफगानीज एक अच्छी जिंदगी जी पा रहे। मगर अफगानिस्तान का मानना तो यह है कि पाकिस्तान को इन रेफ्यूजीज के बदले UN से मिलियंस ऑफ डॉलर्स के एड्स मिलते हैं। अब सच जो भी हो, अगर ये करंट वॉर और बढ़ता चला गया तो नेचुरल है कि ये रेफ्यूजीज अपने कौम के साथ ही खड़े होंगे, जो कि पाकिस्तान के लिए एक इंटरनल सिक्योरिटी नाइटमेयर बन सकता है। इकोनॉमिकली तो अभी 31 जनवरी को ही PM शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्हें शर्म आती है कि उनको दुनिया भर में जाकर पैसों की भीख मांगनी पड़ती है।
हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें, लेकिन आप कोई किसी से मांगने जाता है तो अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है। ये देश आज भी IMF लोन्स और बेलआउट्स पर हेवीली डिपेंडेंट है। महंगाई 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 बढ़ती जा रही है। 16,000 रुपए मेरा घर का बिल आया। आज टमाटर देखो 400 रुपए किलो है, गरीब आदमी खा नहीं सकते। हमारे मुल्क में महंगाई आसमान पर है, बिजली के बिल आसमान पर हैं, गैस की कीमतें आसमान पर हैं, पेट्रोल के रेट आसमान पर हैं। प्लस सिंधु देश प्रोटेस्ट, POK प्रोटेस्ट, इन सब में पाकिस्तान ऑलरेडी उलझा हुआ है। POK में पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोल, सड़कों पर भारी संख्या में उतरे प्रदर्शनकारी। सो अब सोचने वाली बात यह है कि इतने सारे फॉल्ट लाइंस के साथ, इतने सारे वल्नरेबिलिटीज के साथ, क्या पाकिस्तान सच में जंग चाहेगा या फिर ये आग किसी और के कहने पर भड़क रही है? असली सच छुपा है इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीनों देशों के बीच के डॉट्स में। और इसीलिए अब इस पैटर्न को थोड़ा ध्यान से सुनना। 2021 अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया, तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। इंडिया के लिए ये एक बड़ा झटका था। 1950 से 2021 तक ऑलमोस्ट सभी अफगानी गवर्नमेंट्स प्रो इंडिया थे, मगर पाकिस्तान ने तालिबान को जन्मा ही था इंडिया को काउंटर करने के लिए। और इसीलिए ISI के टॉप ऑफिशियल्स की काबुल से फोटोज वायरल होने लगी, कभी तालिबान के साथ चाय पीते हुए तो कभी साथ में नमाज पढ़ते हुए। तालिबान ने पाकिस्तान को अपना भाई तक बोल दिया और दूसरी तरफ वही तालिबान एंटी इंडिया भी बोलने लगा था। उन्होंने इंडिया की दुखती नब्ज कश्मीर पर कहा कि वो कश्मीरी मुसलमानों के लिए आवाज उठाएंगे। अगर वो कश्मीर में हो, इंडिया में हो, मुसलमान पर ऐसा हो रहा, हम उसकी आवाज उठाए थे। सितंबर 2021 इंडिया ने भी तालिबानी सरकार को रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर दिया। SCO समिट में, रीजनल सिक्योरिटी समिट में भारत ने तालिबान को हेवीली क्रिटिसाइज किया। मगर कट टू 2022 अचानक सब बदल गया। इंडिया ने तालिबान को फ्री वीट सप्लाईज भेजे, 5 लाख कोविड वैक्सीन भेजी, यहां तक कि 2022 के बजट में $27 मिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंस स्पेसिफिकली अफगानिस्तान के लिए एलोकेट किया। डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स में भी एक नई मिठास आ गई। तालिबान इंडिया के करीब आ रहा था, इंडिया की तारीफ कर रहा था। और पाकिस्तान, उसी तालिबान ने खराब क्वालिटी का वीट भेजने पर पाकिस्तान को पब्लिकली क्रिटिसाइज किया। यहीं से मिस्ट्री और गहरे होने लगी। अचानक मिलिट्री एस्केलेशन, पाकिस्तान ने 2022 में अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दिया और तालिबान ने सीधा पाकिस्तान को ओपन चैलेंज दे दिया कि ऐसी गलती फिर हुई तो इसका अंजाम बुरा होगा। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज्यादा छेड़ना तो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा समझाए। जो दशकों में नहीं हो सकता वो सिर्फ एक ही साल में कैसे हो गया? पूरा जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप कैसे चेंज हो गया? तालिबान और पाकिस्तान पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स टकराने लगे और इंडिया और तालिबान पुराने दुश्मन करीब आने लगे। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हंसता हंसता बढ़ता है। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था, ये पर्दे के पीछे एक बड़ा गेम चल रहा था। अमेरिकन पाकिस्तानी एनालिस्ट हसन अब्बास अपनी बुक द रिटर्न ऑफ तालिबान, अफगानिस्तान आफ्टर अमेरिकन्स लेफ्ट में सडन शिफ्ट पर कुछ इंटरेस्टिंग हिंट्स देते हैं। साल 2022 तालिबान के पावर में आते ही अफगानिस्तान में इकोनॉमिक कोलैप्स शुरू हो गया। फॉरेन रिजर्व्स फ्रीज हो गए, वेस्टर्न एड रुक गई और देश फूड क्राइसिस की तरफ बढ़ने लगा। Afghanistan faces its worst ever hunger crisis. The Afghan government can't access $9 billion of their own money. 8.7 million are nearing famine. 1 million children face acute, severe malnutrition and could starve and die this winter. तालिबान को तुरंत फूड, मेडिसिन और इकोनॉमिक सपोर्ट की जरूरत थी। ग्लोबली अपनी गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को प्रूव करना भी था। और इसी वक्त में पाकिस्तान का क्या हाल था? वेल, फॉरेन रिजर्व्स डेंजरसली लो, इन्फ्लेशन 20 से 30% रेंज तक पहुंच गया, व्हीट और एनर्जी शॉर्टेज, IMF बेलआउट्स पर जिंदा। इसीलिए पाकिस्तान अफगानिस्तान को लार्ज स्केल फाइनेंशियल एड या फूड सपोर्ट देने की पोजीशन में ही नहीं था। अवाम जो है अफगानिस्तान की, हमसे जो उम्मीदें लगाए बैठे थे ना अफगान, ये वो इंडिया उनको प्रोवाइड करता है। दूसरी बात, तालिबान जो हिस्टोरिकली पाकिस्तान पर डिपेंडेंट रहे थे, लेकिन पावर में आते ही एक जिम्मेदार गवर्नमेंट की तरह उन्होंने मल्टीपल पार्टनर्स बैलेंस करना शुरू किया। इंडिया, चाइना, ईरान, गल्फ कंट्रीज। ऑब्जेक्टिव सिंपल था,
पाकिस्तान पर ओवर डिपेंडेंस को कम करना। तीसरी बात, टीटीपी अटैक्स और पाश्तून मुद्दा तालिबान और पाकिस्तान के बीच एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू था और तालिबान के लिए ट्राइबल आइडेंटिटी पाकिस्तान से लॉयल्टी से बढ़कर थी, क्योंकि ट्राइबल आइडेंटिटी के बेसिस पर ही तो इंटरनल पॉलिटिक्स होता है। ऐसे में इंडिया के पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस बचे, तालिबान से डिस्टेंस रखो और अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस खो दो, या फिर प्रैग्मैटिकली एंगेज करो और अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो। इंडिया ने दूसरा रास्ता चुना और धीरे धीरे काबुल पर पाकिस्तान की मोनोपोली तोड़ना शुरू किया। इसी दौर में इंडिया तालिबान रिलेशंस देखो कैसे इवॉल्व। इंडिया ने तालिबान को मुंबई और हैदराबाद में अफगान कॉन्सुलेट्स ऑपरेट करने की परमिशन दी। ह्यूमैनिटेरियन एड में इंडिया ने 20,000 मेट्रिक टन वीट दिया, 13 टन मेडिसिन, 5 लाख कोविड वैक्सीन डोजेस, 6 करोड़ पोलियो वैक्सीन डोजेस और 2 टन एसेंशियल मेडिसिन सप्लाई किए। इसी दौर में ही, जैसे मैंने कहा, 2022 के बजट में इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए $27 मिलियन का बजट एलोकेट किया। नाउ दिस इज ह्यूज। 2017 में सरेंडर कर चुके फॉर्मर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कमांडर एहसान का ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने ओपनली ये कहा कि टीटीपी को इंडिया से फंडिंग मिलती थी। अफगानिस्तान में इन लोगों के इंडिया सरबराह के साथ ताल्लुकात बढ़े और उन्होंने उनको सपोर्ट किया, उनको माली मुआवनत फराहम की और उन्होंने उनसे हर कार्रवाई की कीमत वसूल की। और टीटीपी मिलिटेंट अटैक्स ही तो वजह है जिस वजह से रिसेंट पाकिस्तान अफगानिस्तान का वॉर शुरू हुआ है। नेक्स्ट, ये है सिराजुद्दीन हकानी फैक्शन के लीडर। एंटी इंडिया एक्टिविटीज और अफगानिस्तान में कंट्रोल बनाए रखने के लिए पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट, और ये है अब्बास टैनिकजाई, तालिबान के डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर। 2022 में इंडिया ने इन दोनों के साथ सीक्रेट बैक चैनल रिलेशंस बनाने की कोशिश की थी। अब एग्जैक्टली क्या बात हुई ये कोई नहीं जानता, मगर इसके बाद अभी के पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर में हकानी फैक्शन का सडन चेंज ऑफ अलायंस देखो। वो पाकिस्तान का खुलकर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ने खुद ये आरोप लगा दिया कि तुमने हमें धोखा दिया है, अभी डिसाइड कर लो कि तुम किसके साइड हो, पाकिस्तान के या इंडिया के। इसी वक्त इंडियन स्ट्रैटेजिस्ट भारत कर्नाड ने एक आर्टिकल में लिखा था कि पाकिस्तान ने यूएस डिफेंस सेक्रेटरी जेम्स मैटिस से इंडिया के अलाइंड सपोर्ट को रोकने की रिक्वेस्ट की थी। उनका आर्गुमेंट था कि इंडिया इन स्ट्रेटेजिक प्रेशर पॉइंट्स का इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान को काउंटर बैलेंस करने के लिए। और पाकिस्तान, आईएसआई और अब तो सीआईए भी ये क्लेम करते हैं कि इंडिया तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कोवर्ट ऑपरेशंस करता है। India is using Taliban's network to assassinate Kashmiri militants in Pakistan. बट सबसे बड़ी आयरनी देखना कि इंडिया आज भी ऑफिशियली तालिबान को एज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करता है। इंडिया ने तालिबान से दोस्ती नहीं की है, बल्कि अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस बनाने के लिए बस एक प्रैक्टिकल डील किया है। India is willing to stand by the Afghan people just as in the past. So, क्या पाकिस्तान अफगान जंग के पीछे वाकई में इंडिया का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है? क्या रॉ अफगान में एंटी पाकिस्तान इंसर्जेंसीज को फंड कर रहा है? इसका डेफिनेटली अब तक कोई कंक्लूसिव पब्लिक एविडेंस नहीं मिला है और मे भी शायद मिलेगा भी नहीं। हमने अपनी रिसर्च में कई सारे डीक्लासिफाइड फाइल्स को स्टडी किया, मगर रॉ की खास बात तो यही है कि कोवर्ट ऑपरेशंस दशकों तक क्लासिफाइड रहते हैं, 20 से 50 साल बाद ही पब्लिक होते हैं और कुछ तो कभी होते ही नहीं है। एंड यू नो व्हाट, यही तो इंटेलिजेंस और जियोपॉलिटिक्स की ट्विस्टेड रियलिटी है। मैप्स पर बॉर्डर्स दिखते हैं, न्यूज में एयर स्ट्राइक्स दिखते हैं, पॉलिटिशियंस के स्टेटमेंट्स दिखते हैं, बट कहानी असल में क्या है, इस चीज को हमें खुद ही फिगर आउट करना होता है फर्स्ट प्रिंसिपल्स एनालिसिस से। कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स को समझकर, इंसेंटिव आर्किटेक्चर को समझकर, गेम थियरी को समझकर, पॉलिटिकल इंटरेस्ट को समझकर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट फॉर नाउ एक चीज तो बिल्कुल साफ है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दुश्मनी जितनी गहरी होगी, इंडिया को उतना ही स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा। ये स्ट्रक्चरल है। और जियोपॉलिटिक्स में आपको एडवांटेज कोई देता नहीं है, आपको खुद डिजाइन करना पड़ता है अपने स्ट्रेंथ्स पर डबल डाउन करके और दुश्मन की वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। जी, जियोपॉलिटिक्स को अगर मद्देनजर रखा जाए तो जियोपॉलिटिक्स में यही चीजें होती हैं कि दोस्ती और दुश्मनी जो है वो वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। लेकिन मैच्योर कंट्री जो होते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि जो दुश्मन देश जो भी होते हैं उनको देखा जाए कि किस टाइम उनकी क्या चीजें चल रही हैं और उन्हीं कमजोरियों का फायदा जो है वो उठाया जाता है। तो इन्हीं चीजों का फायदा जो है वो पूरी दुनिया में उठाया जाता है। आप देख लें कि वो अफगानिस्तान
जो कभी पाकिस्तान के साथ भाई भाई का रिलेशन जो था, एक रिश्तेदारी जो थी, वो चल रही थी और दोनों ही एक दूसरे को अपना भाई मानते थे। लेकिन आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और दोनों तरफ से जो सख्त स्टेटमेंट हैं वो सुनने के लिए मिलती रहती हैं। अफगानिस्तान जो है टीटीपी को फुल सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान इस चीज के ऊपर नजर डाले हुए है और इस चीज के लिए अफगानिस्तान से बार बार यही अपील कर रहा है कि टीटीपी को खत्म करने में पाकिस्तान की हेल्प की जाए। लेकिन जबकि ऐसा हुआ नहीं है, टीटीपी जो है वो जाहिर सी बात है उसको अफगानिस्तान सपोर्ट तो करता है, लेकिन अफगानिस्तान ने इस चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने से इनकार किया। लेकिन इस चीज की सारी जड़ें जो हैं वो किसके साथ जुड़ती हैं? ये सारे जो हक्कानी नेटवर्क, ये टीटीपी, ये आए कहाँ से हैं? ये हिस्टोरिकल बातें थी जो भाई साहब ने इस वीडियो के माध्यम से बताई हैं और कहा यही जाता है कि सोवियत यूनियन जो है जब अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर चुका था और अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन को भगाने के लिए जो एक हिकमत अमली अपनाई गई है उसमें मुजाहिदीन तैयार किए गए, जिसमें मुख्तलिफ मुजाहिदीन की जमातें थी। उनको ये लालच दी गई, ये बताया गया कि सामने जो है वो काफिर है, काफिर आपका दुश्मन है और काफिर जो है मुसलमानों के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, जिसकी वजह से आपके ऊपर जहाद जो है फर्ज हो चुका है और आप जहाद करिए, इसके बदले आपको जन्नत मिलेगी। इस तरह की चीजें, कुछ पैसे भी ज़ाहिर सी बात है देते ही रही हैं कि आपकी फैमिली को पूरी तरह से हम सपोर्ट करेंगे, आपकी फैमिली को किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास तो इतने पैसे थे नहीं जो इतने बड़े-बड़े नेटवर्क को ज़ाहिर सी बात है सपोर्ट करता। तो कौन था पीछे? पीछे था सीआईए, पीछे था यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। ये तो ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने भी कह लें कि ऑन मीडिया ये बात बताई थी। यूएसए का ही वो चैनल था, उन्हीं को कहा था कि सीआईए की वजह से ये सारी चीजें हमें करनी पड़ी हैं और इसके पीछे मेन जो एक कह लें कि हाथ है ना, वो सीआईए का ही आता है। हालात जो हैं वो बदलते चले गए। जो हिकमत अमली थी वक्ती तौर पर कामयाब होती हुई नजर आई। सोवियत यूनियन जो है आखिरकार उनको हार मानकर वहां से निकलना पड़ा। तो फिर जो है वो एक ऐसा टाइम आया जिसमें पाकिस्तान को लगा कि पाकिस्तान की ये जीत है कि सोवियत यूनियन को भगाने में अफगानिस्तान के साथ मिलकर वो कामयाब हुए। अफगानियों को भी यही लगा कि भाई ये तो पाकिस्तान तो वाकई हमारा भाई है, इन्होंने हमारा पूरी तरह से साथ दिया है, सोवियत यूनियन जो है उसको भगाने में हमारे साथ ये खड़े रहे हैं, तो हम तो वाकई इनको भाई मानते हैं। लेकिन हुआ कुछ यूं कि वक्त और हालात जो है वो चेंज होते चले गए। यूएसए ने जब इंटरफेरेंस शुरू किया तो उस माध्यम से जो है अफगानिस्तान तो फिर ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान के ऊपर उम्मीदें थी। अब पाकिस्तान ने अंदरूनी तौर पर उस वक्त हेल्प किया या नहीं किया ये तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर हमीद गुल की स्टेटमेंट को मद्देनजर रखा जाए तो हमीद गुल जो थे उस वक्त वो आईएसआई के चीफ थे और उनका यही कहना था कि हम पूरी तरह से अफगानियों को सपोर्ट करते हैं और अमेरिकन जो है हम कभी भी नहीं चाहते कि इस खित्ते में आए, क्योंकि अगर इस हिस्से में अमेरिकन आएंगे तो इस पूरे हिस्से को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और उसी माध्यम से देख लें कि एक टाइम ऐसा आया कि अमेरिकन जो है उनको भी यहाँ से जाना पड़ा। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अमेरिका जो है वो इतना तो बुद्धि रखती है कि करोड़ों की मालियत के हथियार जो है वो छोड़कर जाना और अरबों डॉलर छोड़कर जाना, इसके पीछे कोई तो उनकी सोच थी कि भाई इस तरह से वो करके गए थे कि आने वाले टाइम में इस हिस्से में अमन और शांति जो है वो नहीं होनी चाहिए। अमेरिका चला गया। अब देख ले कि वो तालिबान जो कभी हमें अपना भाई मानते थे आज पाकिस्तान को सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। हालात जो है वो इस तरह से बनाए गए, इसके पीछे हाथ किसका है कि यहाँ से अफगानिस्तान जो है वो जितने भी अफगानी यहाँ पे रेफ्यूजी आए हुए थे उनको निकालना पड़ा। एकदम से पाकिस्तानी सरकार को डिसीजन लेना पड़ा क्योंकि हालात इतने टाइट हो चुके थे। आए रोज दहशतगर्दों की तरफ से हमले होना और उसमें यही इल्जामात लगाए जाते थे कि जो रेफ्यूजी हैं, जो अफगानी यहाँ पर रहते हैं, वो पनाह देते हैं टीटीपी वालों को। टीटीपी वालों के पीछे कहीं ना कहीं उन अफगानियों का भी हाथ है और वो इन अफगानियों में मिलजुल कर छुपने में कामयाब होते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सरकार को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। इस वजह से पाकिस्तान की सरकार को एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ा और अफगानिस्तान को यहाँ से पूरी तरह से जितने भी अफगानी थे उनको निकालना पड़ा और यहीं से एक नई शुरुआत होती है
अफगानिस्तान और पाकिस्तानी की जो बरादरी वाला, जो भाईचारे वाला एक बोल था वो खत्म हुआ और उसके बाद अफगानी जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तान के खिलाफ होते चले गए। एक मुश्किल टाइम अफगानिस्तान के ऊपर आया कोविड के टाइम पे, जब कोरोना वायरस था, उससे पूरी दुनिया जूझ रही थी और पूरी दुनिया के हालात ही तकरीबन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। उसमें अफ़गानिस्तान तो ज़ाहिर-सी बात है उसने ताज़ी-ताज़ी जंगें लड़ी हुई थी, इतनी बड़ी-बड़ी जंगों से वो निकला हुआ था, तो इतने तो वो काबिलियत उनकी थी नहीं कि वो इतनी आवाम को सँभाल सकें। उस दौरानिया उनको उम्मीद थी पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान उनकी मदद करेगा। पाकिस्तान ने हमेशा उनको कहा कि आप हमारे भाई हैं, तो उनको यही था। लेकिन पाकिस्तान तो अपने हालात बड़े ख़राब थे, नहीं हेल्प कर सका। कहते हैं ना कि पैसा जो होता है ना, ये जियोपॉलिटिक्स में दोस्ती दुश्मनी चेंज करता रहता है। अगर किसी भी कंट्री के पास पैसा मौजूद है, तो वो कुछ भी करने में कामयाब हो सकता है। इसी दौरानिया ज़ाहिर-सी बात है इंडिया की तरफ से बड़ी हेल्प आना और पाकिस्तान की तरफ से खराब गंदम वहाँ पे भेजना, ये चीज़ें जो हैं वो मायने रखती हैं। इससे बेहतर था ना भेजते। खराब भेजने का जो है ना वो कारण और ज़्यादा नफ़रत को बढ़ावा दिया गया। इंडिया जो है वो इस चीज़ में कामयाब हुआ कि आहिस्ता-आहिस्ता जो है अफ़गानी उनके दिलों में अपनी जगह बनाता चला गया। आज टाइम ये आ चुका है कि वो अफ़गानिस्तान के तालिबान जिनके आने से इंडिया को एक बड़ी चुनौती का सामना था। इंडियन सरकार भी परेशान थी कि भई अफ़गान जो हैं, ये एक इस तरह के मेंटली लेवल रखते हैं कि ये किसी की सुनते नहीं हैं। इनकी जो बुद्धि है ना वो जंगजू टाइप ही होती है। तो अगर ये कश्मीर को लेकर किसी तरह से भी इंडिया के साथ ये टाकरा करते हैं, तो उसमें इंडिया को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और इंडिया ये भी जानता था कि बड़ी-बड़ी ताकतों से इन्होंने पंगा लिया हुआ है। ये तो हैं ही जंगजू टाइप से लोग, ये तो मौत से डरते ही कोई नहीं है। मौत को हथेली पे उठा के फिरते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इंडियन जो इंटेलिजेंस एक एजेंसी रॉ, उसने अपना किरदार अदा किया है और आहिस्ता-आहिस्ता जो है अफ़गानिस्तान में अपना असर-ओ-रसूख़ जमाना शुरू किया। और आज इंडिया की हर बंदे के कह लें कि यही सुनने के लिए मिलता है कि अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं वो जब भी इंडियन कोई वहाँ पे जाता है, तो उसको बड़ी इज़्ज़त और बड़ा एहतराम, बड़ी मोहब्बत मिलती है। तो इससे पता चलता है कि अफ़गानिस्तान के लोग और अफ़गानिस्तान की सरकार जो है उनके दिलों में इंडिया के लिए प्यार और मोहब्बत आ चुका है और दोस्ती हो चुकी है। आज अगर कोई भी ब्लॉगर इंडिया का चला जाता है तो वो उसको हथेली पे उठा लेते हैं, अपना भाई मानते हैं। पाकिस्तानी चला जाता है तो उसे जान से मार देते हैं बेशक उसने कुछ भी ना किया हो। इतनी ज़्यादा नफ़रत जो है वो उसको बढ़ावा अब देने में कितना योगदान है, ये तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन कहीं न कहीं ये इल्ज़ाम तराशी की जाती है कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का युद्ध हो रहा है, उसके पीछे टीटीपी को सपोर्ट करने वाले अफ़गानिस्तान के साथ-साथ इंडिया भी है। अब इसका लॉजिक है, कुछ नहीं है, ये तो ज़ाहिर-सी बात है, सरकारें जानती हैं, हमें क्या पता है। लेकिन ये है कि इंडिया जो है वो कामयाब हुआ, इस जियोपॉलिटिक्स में उस इंडिया की जीत हुई कि अफ़गानिस्तान को अपना भाई बनाने में कामयाब हुआ। जी, बिल्कुल जी। और ये हिस्ट्री पूरी देखी जाए तो भाई पैदा करने वाले इनको जो है वो आईएसआई और सीआईए, ये तालिबान को जितने भी ग्रुप्स हैं, हक्कानी ग्रुप तो अभी तक जो है पाकिस्तान के साथ था, इसमें कोई शक नहीं है। अभी तक हक्कानी ग्रुप जो है वो पाकिस्तान के साथ ही दे रहा था, जो तालिबान दूसरे हैं वो खिलाफ हो चुके थे। लेकिन अब जो है वो हक्कानी ग्रुप भी जो है वो नहीं बोल रहा, वो भी नहीं साथ दे रहा। तो इसके पीछे हो सकता है, हो भी सकता है भाई, क्योंकि इंडिया का ज़ाहिर है उनको सपोर्ट करना, अब उनका इंडिया के नज़दीक आना, तालिबान की बात कर रहा हूँ, तो वो हो भी सकता है कि इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा हो या ना कर रहा हो, क्योंकि भाई सीधी-सी बात है, सीधी-सीधी, ये इसमें कोई ये नहीं है कि कोई इल्ज़ाम तराशी है या कुछ है। भाई जो आपके दुश्मन का होगा ना, मतलब कि दुश्मन बनना शुरू हो जाएगा या दोस्त होगा, पहले तो आप उसको दूर करने की कोशिश करेंगे जो दोस्त होगा। तो वो किसी तरीके से आप उसको हेल्प करेंगे। इंडिया ने भाई एक अच्छा तरीका जो है अपनाया कि तालिबान के होते हुए भी हेल्प की अफ़गानिस्तान की, तालिबान की हेल्प की, कोविड में हेल्प की। तो तालिबान का झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ होना शुरू हो गया। पहले नहीं था तालिबान का, लेकिन अब जो है वो इंडिया की तरफ होना शुरू हो चुका। इंडिया भाई उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उनको अपने साथ मिला लिया। तो बात ये है कि कोई भी हो दुश्मन, किसी मुल्क का भी हो, अगर पाकिस्तान जो है वो देखेगा कि इंडिया का कोई दुश्मन है अब बन रहा,
पाकिस्तान भाई उसकी आंखें बंद करके हेल्प करना शुरू कर देगा, जो दुश्मन होगा इंडिया का। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो दुश्मन से मतलब कि दुश्मन को मतलब हराने के लिए जो है वो उसका साथ देना शुरू कर देगा। हो भी सकता है कि भाई इंडिया ने भी साथ दिया हो, क्योंकि इंडिया का भी ज़ाहिर है पाकिस्तान पाकिस्तान को मौका मिलता तो पाकिस्तान भी ना छोड़ता। तो इंडिया को मौका मिला, यही तो जियोपॉलिटिक्स है। और इंटेलिजेंस जो एजेंसियां हैं भाई, उनका काम ही यही है। तो अंदर ही अंदर जो है मार देना अपने दुश्मन को, तो वही हो रहा है। तो इंडिया दे रहा होगा, लेकिन ये है कि प्रॉपर प्रूफ के साथ तो हम भी नहीं बात कर रहे। हो भी सकता है ना दिया हो भी सकता है दे दिया हो, लेकिन जो झुकाव नज़र आ रहा है उसे तो लग तो यही रहा है कि अब जो है वो तालिबान जो है वो इंडिया की तरफ झुका हुआ है। बाकी रही बात अफ़गानिस्तान की, पूरे की बात करें तो पूरा अफ़गानिस्तान जो है वो पहले भी इंडिया के ही साथ था। जो लोग थे वो इंडिया की ही जो है वो हक में बोलते थे पहले भी। और चले पहले इतनी ज़्यादा नफ़रत नहीं थी, लेकिन नफ़रत तो थी अफ़गानियों के दिलों में। तालिबान की बात नहीं कर रहा, तालिबान को एक साइड पे रखते हैं। जो अफ़गानी लोग थे उनके दिलों में पहले ही नफ़रत थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। इंडिया के लिए उनका जो है वो झुकाव था अफ़गानी लोगों का। तो पहले भी जितनी हुकूमतें थीं वो इंडिया के साथ, इंडिया ने बहुत इन्वेस्ट किया है पहले भी अफ़गानिस्तान में, बड़ी पहले भी इमदाद भेजी और जो है वहाँ पे सपोर्ट भी किया। जब वहाँ पे अमेरिका भी था तो उस वक़्त जो हुकूमतें होती थी अफ़गानी की, तालिबान नहीं थे उस वक़्त। उस वक़्त भी इंडिया जो है उनके साथ ताल्लुकात बेहतर थे अफ़गानिस्तान के, और एंटी इंडियन गवर्नमेंट होती थी, सॉरी एंटी पाकिस्तान गवर्नमेंट थी अफ़गानिस्तान में। तो वो जब गए तो अब तालिबान आए, तो इसलिए पाकिस्तान खुश हो रहे थे कि चलें हमारे जो दुश्मन गवर्नमेंट थी वो चली गई, जो हमारे खिलाफ थी गवर्नमेंट और इंडिया के हक में थी जी, वो चली गई। अब तालिबान आ गए हैं, अब ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के हक में खड़ा हो जाएगा, इंडिया के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। इसलिए तो यहाँ पे खुशियाँ मनाई गई हैं हर एक की तरफ से, पाकिस्तानियों की तरफ से, कि अब इंडिया की खैर नहीं है, अब अफ़गानिस्तान में से इंडिया को निकाल दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इंडिया ने भी मानने से इनकार कर दिया उस वक़्त तालिबान को, टेररिस्ट ही घोषित किया गया इंडिया की तरफ से भी, इसमें भी कोई शक नहीं है तालिबान को। और लेकिन बाद में जब हालात बदले तो इंडिया ने जो है, ज़ाहिर है अफ़गानी तालिबान भी जो है इंडिया की तरफ झुकाव उनका होना शुरू हो गया और इन्वेस्ट करनी शुरू कर दी फिर से इंडिया ने। और इंडिया ने जो है लोगों की मदद करना शुरू कर दी, कोविड में मदद की। वैसे भी जो कुदरती आफात आती हैं तो वहाँ पे जो है वो अपने इमदाद भेजता है इंडिया अफ़गानिस्तान में, तो भाई वो लोगों को नज़र आती है वहाँ पे। और लोग तो वैसे ही झुकाव रखते थे और अभी और ज़्यादा जो है उनका उनकी तरफ इंडिया की तरफ झुकाव हो गया, और तालिबान का भी झुकाव होना शुरू हो चुका था। तो अफ़गानिस्तान के तालिबान जो हैं वो भी उधर जो है वो इंडिया के साथ मिल गए। अब पाकिस्तान जो है वो ये देख रहा था और पाकिस्तान के साथ लड़ाइयाँ शुरू हो गई। और टीटीपी की बात करें तो टीटीपी जब क्रिएट हुई 2007 में, तो उससे पहले अफ़गानिस्तान उधर था, तो वही सॉरी अमेरिका। तो जब यूएसएसआर को वहाँ से निकाला गया तब तो उनको लगा कि हो सकता है पाकिस्तान जो है हमारे साथ बेहतर हो गया, पाकिस्तान के साथ तल्लुकात भी बेहतर हो गए उनके। लेकिन जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका आया, पाकिस्तान में मतलब इस रास्ते से अड्डे यूज़ किए, क्योंकि पाकिस्तान को भी धमकी मिली हुई थी, नेटो थी पूरी उनकी, नेटो की फ़ौज थी पूरी, वो 9/11 होने के बाद एक साथ थी। तो उन्होंने पाकिस्तान को भी धमकियाँ लगाई थी कि स्टोन एज में भेज दिया जाएगा पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान ने अड्डे ना दिए या पाकिस्तान ने साथ ना दिया तो। हाँ, पाकिस्तान अगर उस वक़्त खड़ा होता, तो पाकिस्तान भी अफ़गानिस्तान ही बना होता अब तक। क्योंकि यहाँ पे भी अमेरिकन आए होते, वही हमले हुए होते, तो सारा कुछ हुआ होता। लेकिन यहाँ पे बचाने के लिए जी अफ़गानिस्तान का साथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो टीटीपी जन्म ले गई। टीटीपी जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी हो गई, और उधर अवाम में भी जो है नफ़रत पैदा होनी शुरू हो गई उसके बाद फिर से। तो पहले तो नफ़रत थी ड्यूरन लाइन की वजह से, उसको नहीं मानते थे। लेकिन जब यूएसएसआर को वहाँ से निकाला गया, तब फिर तालिबान थे वहाँ पे हुकूमत 1996 के बाद मेरे ख़्याल में। तो वो ज़ाहिर है पाकिस्तान के साथ झुकाव था, तो पाकिस्तान के साथ उनके तल्लुकात बेहतर थे। लेकिन जब अफ़गानिस्तान में अमेरिका आया, फिर से वो दुश्मन बन गए पाकिस्तान के। और पाकिस्तान जो है वो, लेकिन उनको फिर भी जो है सपोर्ट करता रहा है तालिबान को। पाकिस्तान आईएसआई जो है वो सपोर्ट करती रही है, इसमें कोई शक ही नहीं है। ये तो
सारे मानते भी हैं, ये ऑन मीडिया आके जो है वो जितने भी ये सियासतदान हैं वो भी आके बात करते हैं अक्सर। तो परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो जो आर्मी चीफ थे, उसके बाद अपना वज़ीर-ए-आज़म भी रहे पाकिस्तान के प्रेज़िडेंट। तो उन्होंने भी जो है वो बताया और आईएसआई सपोर्ट कर रही थी। हक्कानी ग्रुप अभी तक पाकिस्तान के हक में था। तो लेकिन ये फिर उसके बाद अभी जब मसले ये दोबारा से शुरू हुए, टीटीपी ने हमले करने शुरू कर दिए। टीटीपी को जो है वो टीटीपी के तो है ही टेररिस्ट जमात ना भाई। उसने तो इतने हमले किए हैं जिनमें मासूम लोग भी जो हैं वो शहीद हुए इनके हमलों की वजह से। ऊपर से बीएलए जो है वो बन गई। उन्होंने जो है वो अच्छा खासा डैमेज दिया पाकिस्तान को, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो ये जमातें जो हैं वो बनी पाकिस्तान में। तो लेकिन जब तालिबान आए, तालिबान को पहले तो बड़े खुश थे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उनके साथ भी हालात ख़राब होना शुरू हो गए क्योंकि डॉलर लाइन की वजह से। और काफ़ी सारे वहाँ पे भी ग्रुप है, मुल्ला ब्रदर हो गया, कानी नेटवर्क हो गया, इस तरह के। तो वो आपस में भी उनकी कई की नहीं लगती थी। कुछ जो है पाकिस्तान की तरफ झुकाव था, कुछ का जो है वो पाकिस्तान से हट के था। तो बस इसी सिलसिले में वो टीटीपी जो है वो भी बीच में आ गई। अब टीटीपी की वजह से ही तो सारी जंगें शुरू हुई हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की। अब ये कहना कि इसमें टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है इंडिया, तो भाई वही बात मैंने जो शुरू में बोली कि दुश्मन को हराने के लिए जो है आप उसके दुश्मन को साथ देते हैं। ये हर कोई करता है, ये जियोपॉलिटिक्स भी होती है और उसके बाद ये इंटेलिजेंस जो एजेंसियाँ होती हैं भाई, ये उनके अंदर के काम होते हैं, लेकिन उस तरह प्रूफ़ के साथ हम बात नहीं कर सकते। इन्होंने भी जो है बीच में बात की कि करते होंगे और कुछ जो है इंटरव्यू भी दिखाए कि वो एक वो पश्तो जो लड़के की वीडियो दिखाई है, वो भी कह रहा था कि सपोर्ट करता है जी टीटीपी को इंडिया। और अब पता नहीं क्या सच्चाई है, क्या नहीं है, लेकिन दुश्मन का साथ जो है वो दुश्मन का साथ जो है वो देता है दुश्मन। तो इसलिए कोई भी मौका नहीं जाने देता कि उसको ख़त्म करना है या तबाह करना है या कुछ इस तरह का करना है। तो अगर पाकिस्तान को मौका मिले तो पाकिस्तान भी यही काम करेगा इंडिया के खिलाफ। तो ये भी नहीं कह सकते कि वाक़ई देता है, हो सकता है ना भी देता हो, क्योंकि वैसे ही वो टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ थी। तो पाकिस्तान अगर इंडिया सपोर्ट करे या ना करे, वो फिर भी पाकिस्तान के खिलाफ ही रहेगी। तो टीटीपी वही जंग टीटीपी की जो है अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के पार भी जो है वो जानी शुरू हो गई है अब आहिस्ता-आहिस्ता। तालिबान जो है वो साथ छोड़ते नहीं टीटीपी का। तो टीटीपी का साथ वो कितने दफ़ा ये सारे हुए, लड़ाई झगड़े हुए और अभी भी जो है वो जंग शुरू है। इस टीटीपी की वजह से ही है, अफ़गानिस्तान, तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जो चल रही है। तो लोग तो भाई पहले से ही जो है अफ़गानी लोग हैं, वो इंडिया से बहुत प्यार करते हैं। वो हमने कितनी वीडियो भी की हैं और अब भी जो है वो प्यार करते हैं। अब तो तालिबान भी जो है वो इंडिया के साथ रिलेशन अपने बेहतर कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ बिगड़ रहे हैं उनके रिलेशन। तो बहरहाल ये फिर भी हम कहेंगे कि ये जितनी भी टेररिस्ट जमातें हैं ना, मिसाल के तौर पे टीटीपी, अफ़गान तालिबान तो चलो अपने मुल्क में है, अपने मुल्क में अफ़गानिस्तान में जो मर्ज़ी करता फिरे, हमें उससे कोई लेना-देना नहीं क्योंकि उनका अपना मुल्क है। लेकिन जो टीटीपी है वो हमारे मुल्क को भी नुकसान पहुँचा रही है, तो इसलिए फिर टीटीपी का ख़ात्मा जो है वो यहाँ से ज़रूरी है। मैं तो कहता हूँ जितनी भी जमातें हैं या बनी हुई हैं प्रॉक्सी वार के लिए, जितनी भी हैं, ये अल-कायदा हो गई, टीटीपी हो गई, बीएलए हो गई, उसके बाद ये दूसरी ये लश्कर-ए-तैयबा और भी जितनी ये जैश-ए-मोहम्मद इनको भी ख़त्म होना चाहिए। हम इनको भी सपोर्ट नहीं करते। क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट बाद में आते हैं जी आप लोग ये जो है वो टीटीपी की बात करते हैं तो इन तंज़ीमों की बात नहीं करते जो इंडिया में आके हमले करते हैं। भाई हम इनकी भी बात करते हैं, हम इनके भी खिलाफ हैं, कि इनको भी ख़त्म होना चाहिए। ये भी ख़त्म हो, उसके बाद टीटीपी भी ख़त्म हो। तो ये इन तंज़ीमों का जो राज है ना, ये ख़त्म होना चाहिए। जड़ से ख़त्म हो, बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो तभी जो है वो इस खित्ते में सुकून आए थोड़ा-सा और ये जंगें ना हों तो बेहतर है। वरना अगर इस तरह ही चलता रहा तो ये तो बड़ी जंग में भी कन्वर्ट हो सकता है सारा कुछ। अब अफ़गानी जो हैं वो कहते हैं जी हम इधर से मारते हैं, आप उधर से मारें। तो ये फिर ब्लॉक्स बनेंगे, ब्लॉक्स में फिर ज़ाहिर है जंगें बड़ी-बड़ी लेवल की फिर हो जाएँगी।
अभी तो अफगानिस्तान के साथ वो उस तरह जंग नहीं है, झड़पें कह सकते हैं हम, कि इधर से मार रहे हैं उधर से मार रहे हैं, बस यही चल रहा है। तो लेकिन ये बड़ी जंगों में भी कन्वर्ट हो सकती हैं ये चीज़ें। वो ना ही हो इस खित्ते में जिस तरह के ईरान और इसराइल और अमेरिका की चल रही है अभी। कितना ज़्यादा नुकसान हो चुका है हर मुल्क का। अब बाकी मुल्क जो हैं वो उनकी इकॉनमी पे जो है वो असर पड़ रहा है, उनके जो मुल्क हैं उन पे भी असर पड़ रहा है। बेशक उन पे जंग नहीं भी आई तो ये जंगें जो है बर्बादी को लेके आती हैं। तो ऐसा ना ही हो तो अच्छा है। बाकी सपोर्ट किया है या नहीं किया, ये गौरव सर जो हैं उन्होंने भी जो है वो इस पे बात की है, लेकिन क्लियर नहीं कहा कि ये, उन्होंने यही कहा कि 25 हो सकता है 25-30 साल बाद सामने आए, या हो सकता है कभी आए ही ना, क्योंकि ये तो होते हैं इंटेलिजेंस काम, गुप्त होते हैं ये तो। अब किया है या नहीं किया उसकी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें इन्होंने फैक्ट बताई कि किया है, कुछ में यही कहा कि नहीं पता किया हो। तो बहरहाल ये तो अब हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों बाद, कई सालों बाद जो है वो पता चले कि वाक़ई किया है या नहीं किया। कुछ कहा नहीं जा सकता। यही ओपिनियन है, नथिंग मोर देन दैट। लेकिन जो सिचुएशन चल रही है उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को पास से लेकर अभी तक जो सिचुएशन हुई है, इंडिया का क्या किरदार था इसमें और पाकिस्तान क्या किरदार अदा करता रहा, कौन-कौन से लोग इन्वॉल्व थे और क्या सिचुएशन थी, वो उसको थोड़ा बहुत उन्होंने जो है लाइट आउट किया है। एक ही कहने के नज़रिए में दिखाने की कोशिश की है, एक ही एंगल से दिखाने की कोशिश की है, लेकिन डिफरेंट सिनेरियो के साथ। और इंडिया को भी इन्वॉल्व किया है भाई कि इंडिया भी हेल्प आउट कर रहा था। तो ये थ्योरी तो भाई आम है मेरे ख़्याल में, ठीक है। और आपका दोस्त है उसका जो दुश्मन है आपका भी दुश्मन हुआ, तो कहीं न कहीं भाई कॉन्सेप्ट इस तरह के होते हैं। लेकिन जो सिचुएशन थी पाकिस्तान में, जो नाउ ऑन करंट सिचुएशन में जब भी इंडिया पाकिस्तान की बात होती थी तो बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म को लेकर काफ़ी बात जो है वो उछाली जाती थी। जहाँ पे भी इंडिया बोलता था भाई भारत ने बोला कि पाकिस्तान इस चीज़ को रोक नहीं रहा, इस चीज़ को ख़त्म नहीं कर रहा, ना हमारी सपोर्ट में आ रहा है कि यार हमारे साथ मिलकर इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करें। और लेकिन जो चीज़ें डिस्कस होती रही हैं करंट सिचुएशन में भी, पास्ट में भी, उनके ऊपर उन्होंने जो है परवेज़ मुशर्रफ जो है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उसका इंटरव्यू जो है जो बहुत दफ़ा हम सुन चुके हैं। वो बात जो है उन्होंने इस चीज़ को दोबारा क्लैरिफ़ाई किया कि हाँ, उन्होंने माना। उन्होंने कहा हमने भी क्रिएट किया और ये जो है सीआईए उसके थ्रू सारा कुछ हुआ और ये किस मकसद के लिए किया गया, वो मकसद बाद में चेंज हुआ। उन्होंने कहा कि वो पंजाबी में मिसाल बनी हुई है कि हमारी बिल्ली हमें म्याऊँ। तो क्रिएट ये करने वाले हैं और उसके बाद इनके हाथ से ही निकल गए वो। तो ये सिचुएशन भाई उल्टा पैंतरा जो है वो पड़ गया और उसके बाद इन कह लें कि तंज़ीमों को रोका नहीं जा सका। ये 1 से 2 हुई लाइक अ वायरस, 2 से 3 हुई, तो इनके हेड बदलते रहे, वो चीज़ें सारी होती रहीं। लेकिन कह लें कि सीआईए और पाकिस्तान इन दोनों ने जो है इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया कि भाई ये नासूर जो है वो ये बढ़ता जा रहा है और 1 से 2 और 2 से 3 ये डिवाइड हो रहा है। तो आज ये जो तंजीमों के नाम लिए जा रहे हैं, आज पता चलता है फ़लाँ जगह पे हमला हुआ, वो अल-कायदा ने कर दिया, फ़लाँ जगह पे हुआ, वो जैश-ए-मोहम्मद ने कर दिया। अब हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें पता तो है तंजीमों का, एजेंसियों को हमसे ज़्यादा पता होगा, ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं होता कि हमला जब तक अगली तंजीम एक्सेप्ट नहीं करती। कल को पता चले कि छठी 7वीं तंजीम भी कोई तैयार हो गई है जी, उसका भी कोई हेड है और उसने फलां जगह पे हमला किया और इतने लोगों की बेगुनाह लोगों को मार दिया, ठीक है ना? और उन्होंने किस बिहाफ़ पे इजहार किया जी, हमें फलां जगह पे ये हुआ था और ये हुआ था और तंजीम क्रिएट होगी। ये एक मज़ाक बन के रह गई है यार चीज़। पहले एक ही नाम मेरे ख़्याल में सुनने को आता था अल-कायदा, जो सर-ए-फ़हरिस्त था, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हर जगह पे जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होता था ये 9/11 कर लें, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है, जहाज़ जो है उसमें मारे गए। अब वो कॉन्सेप्ट भी जो है उसको झूठा बताया गया अमेरिकन अखबारों के थ्रू और नेशनल ज्योग्राफिक जो है इतना बड़ा चैनल, नेशनल हिस्ट्री वहाँ पे एक चैनल चलता था, उसके ऊपर वो बताया गया कि
बिल्डिंग अगर जहाज लगेगा तो क्लैप्स किस तरह करेगी, और ये बिल्डिंग जो क्लैप्स की, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है स्ट्रेट अवे नीचे आए, तो ये जब बम लगाकर डिस्ट्रॉय किया जाता है पुरानी बिल्डिंग को, तो इस तरह वो लगाते हैं और इस तरह क्लैप्स करके बिल्डिंग स्ट्रेट अवे नीचे आती है। और ये जहाज जहाँ पे लगे थे तो बिल्डिंग को हाफ एंड हाफ गिरना चाहिए था और नीचे वाली बिल्डिंग जो है वहाँ पे रहनी चाहिए थी। वो सारे छोटे छोटे माइनर माइनर चीज़ें कि किन लोगों को छुट्टी पहले दे दी गई, क्या हुआ, वो सारी सिचुएशन बताई गई। लोगों के इंटरव्यूज़ थे, उनके बिहाफ के ऊपर बातें थी, तो बताया गया कि ये जानबूझ के क्रिएट किया गया कि यार अफ़गानिस्तान में हमला करना है। और वो क्या मौक़िफ़ था, एवरीवन नो दैट कि क्या सिचुएशन थी। लेकिन फिर उन लोगों को टारगेट करना था भाई, जो तंजीमी लोग थे, अल-कायदा के हेड थे। एक क्वेटा में था, एक उधर था क्या नाम है, एबटाबाद। एबटाबाद में, उसामा बिन लादेन। तो ये सारी सिचुएशन दुनिया ने देखी कि किस तरह मिलिट्री रिएक्शन हुआ, वो सारी सिचुएशन हुई। इन्होंने सारा एक सिनेरियो स्टार्टिंग से लेकर टिल द एंड जो है बताया। लेकिन सवाल वही पैदा होता है एट द एंड, सवालिया निशान पैदा होता है कि इन्हें इंडिया तो कोशिश कर रहा है इस चीज़ को ख़त्म करने, पाकिस्तान नहीं कर रहा। और अब मेरे ख़्याल में, इन माय ओपिनियन, हम हमेशा ज़ोर देते हैं लेकिन अब हमारे हाथ से भी निकलती जा रही है चीज़। एक टीटीपी जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही, वो भी आउट ऑफ कंट्रोल ही पड़ी है। और मुल्क के हालात जो है किस तरफ जा रहे हैं, नोबडी नोज़ आगे क्या होता है। वो हमला हो रहा है, वो कर रहे हैं, इतने लोग उनके मार गए, इतने इधर मिलिट्री लोग जो हैं वो घायल हो गए, वो मर गए, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल रहा। वो क्लीन स्वीप जो है वो नहीं हो रहा। क्लीन स्वीप करेंगे तो तभी ये नासूर ख़त्म होगा, तभी एक जमात ख़त्म हो सकती है। एक को गिराते हैं, 10 पीछे खड़े होते हैं, तो वो 10 जो है वो डिवाइड होकर पता नहीं कितनी तंजीमें बनाएँगे, क्या करेंगे। तो मेरे ख़्याल में इसको ख़त्म करना कोई ना कोई हल जो है, जैसे MI6 है, CIA है, तो भाई एजेंसियों को एक इकट्ठा होके ज़ोर लगाना पड़ेगा इनके खिलाफ, तो तभी ये इनको रोक सकेगी। CIA तो कभी भी जो है वो ख़त्म नहीं करवाएगा बिल्कुल, क्योंकि वो तो चाहता है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो है आपस में लगे रहें। वो वो तो चाहता उधर तो है इस उनको हिस्से भी में, सपोर्ट करता होगा, CIA इधर भी सपोर्ट करता होगा। वो चाहता तो है इस हिस्से में जो है अमन अमन बिल्कुल ना ना रहे, आए। लेकिन वो अब जब वर्ल्ड वाइड टेररिस्ट MI6 भी अटैक नहीं होता है, चाहेगी। टेररिस्ट अटैक होता है यूएसए में, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, रहते लोगों के ऊपर उन्होंने फायरिंग कर दी बाप बेटे ने, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मस्जिद के अंदर कर दिया, लाइक अ पबजी, वैसे लग रहा था कोई गेम खेल रहा है। इस तरह की हैपन जब होती हैं, तो वो उसके पीछे कॉन्सेप्ट जो निकलते हैं, वो चीज़ें जो निकलती हैं, वो कहीं न कहीं कड़ियाँ जुड़ रही होती हैं। फलाँ बंदा था, वो उस तंज़ीम का था, इतने साल वहाँ पे रहा और वो ऑस्ट्रेलिया में चला गया या यूएसए में चला गया या क्या लें किसी और कंट्री में चला गया और वो किसी मस्जिद में तबलीग कर रहा था और वहाँ पे ये बंदे जाते थे जिन्होंने अटैक किया और अब उनके थ्रू वो जो है गुमराह हो रहे हैं, ठीक है ना? उनको जहाद की तबलीग देना या व्हाटएवर जो भी उनके माइंड जो है एक किस्म के ब्रेन वॉश किए गए, उन्होंने जाके अटैक कर दिया। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ये रुकेगा ही तब भाई जब उन तंज़ीमों को आप रोकेंगे, अगर नहीं रोकते तो भाई इनकी अपनी कंट्री जो है वो सेफ नहीं है इस चीज़ से। ये मत सोचें फिर कि यार आपने वो क्रिएट किया और आप दूसरों के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो आग जो आप उधर लगा रहे हैं वो क्या लें कि इधर तक नहीं आएगी, आपके घर तक ज़रूर आएगी भाई। ये सिचुएशन जो है कंट्रोल करनी है तो CIA को खुद जो है और MI6 जो है उसको एंटर होना पड़ेगा इसमें और उसको क्लियर आउट करेंगे वो क्योंकि बीच में से निकल जाए, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। वो मेरे ख्याल में निकल भी जाएँ तो ये जिस तरह के हैं मेरे ख्याल में, ये भाई बढ़ते जाएँगे। नहीं, ये अब वो तादाद में हो चुके नहीं, हैं। नहीं, वो निकल जाए ना तो वो सपोर्ट उनकी इधर-उधर ये वो ख़त्म हो जाएगी फिर। ठीक है, वो पैसा ले रहे हैं, उनको चला रहे हैं, उनको दे रहे हैं पैसा, लेकिन वो पास में कुछ बता रहे थे कि पता नहीं कौन किसको मारा था और उसके बाद वो हमले हुए अफ़गानिस्तान के ऊपर और जनाब वो तंजीम जो है, जो वो लोग जिनके अपने मरे हुए थे, वो किधर जाते, क्या करते? उन्होंने बदला लेना था। उन्होंने भाई इन तंजीमों को जॉइन किया। तो 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ। वो इस तरह करके तंजीमें जो है वो क्रिएट हो रही हैं, जमातें बन रही हैं भाई और आए दिन पता चलता है फलाँ को नई निकल आई है। वही बात कि भाई इसको ख़त्म करना होगा और पाकिस्तान कम से कम कंट्रोल कर ले इस चीज़ को लेकर।
क्योंकि हर दूसरा तीसरा ब्लेम और हर दूसरी तीसरी कड़ी ये भी बात कर रहे थे, गौरव ठाकुर नाम है मेरे ख्याल में इनका, वो अगेन ये भी मेंशन कर रहे थे कि हर दूसरी तीसरी कड़ी पाकिस्तान से क्यों मिलती है। तो वो चीज़ हमें भी कंसर्निंग लाइक लगती है कि यार तंजीम जो है अपने बलबूते पे क्यों नहीं उस चीज़ को, अगर किया ही है उसने गलत किया है काम, ठीक है, बेगुनाह लोगों की जान लिया, कहीं धमाका किया, कुछ भी किया है, उसके लिंक जो है पाकिस्तान से क्यों निकलते हैं फिर। वो हमीद गुल जो है उससे ताल्लुकात, पुरानी तस्वीरें वो उनके साथ निकल तालिबान रही को हैं। तो सपोर्ट किया है ना, तालिबान को तो बनाने वाले CIA और वो फिर पाकिस्तान पास है ना। देखा जाता है ना, जब किसी का लड़का या लड़की खानदान में खराब निकलती है ना, तो फिर वो लोग जो है ना उसको कम क्रिटिसाइज करते हैं, उसके खानदान को वो जो पिछले किए होते हैं ना वो निकाल के ले आते हैं। तो यहाँ पे वो सिचुएशन है, क्या वो कोई हैपन होती है, कुछ होता है तो पास्ट भाई आपका गंदा है, आप पे ब्लेम लग चुका है, स्टैंप लग चुकी है, वो फिर निकाल के लेके आते हैं कि फलां जगह पे जनरल परवेज मुशर्रफ ने ये कहा, फलां जगह पे हमीद गुल की फ़ोटोज़ और दूसरे जो लोग थे, वो उनकी तस्वीरें और वीडियोज़ हैं पड़ी हुई, उनको एप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके साथ नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं, तो भाई फिर पास्ट जो है डिस्कस होता है। तो आई डोंट नो अब इसको रिज़ॉल्व कैसे किया जा सकता है, ये गवर्नमेंट इसके ऊपर किस तरह इम्प्लीमेंट करती है, लेकिन हमारे नज़रिए के मुताबिक हम अगर कहें तो भाई अमन शांति चाहते हैं और चाहते हैं कि ये तंजीमें जो हैं इनका खात्मा हो, ये ख़त्म हो, ताकि इस खित्ते में अमन रहे। और कंट्रियाँ जो हैं बाकी ज़ोर लगा रही हैं अमेरिका की तरह, जैसे अमेरिका है वैसे तो बड़ा हल्ले शाही रखता है और कहता है कि अमन पसंद और ये और वो, पूरी दुनिया में अमन होना चाहिए। पूरी दुनिया में अशांति फैलाने वाला जो है वही है। तो बिल्कुल ये असुरी है मेरे ख्याल में, तो ये जो ट्रम्प है। तो बहरहाल आप क्या ओपिनियन रखते हैं सारी सिचुएशन के ऊपर? वीडियो अच्छी थी, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी, और कुछ मिस आउट कर दिया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपना ओपिनियन भी प्लीज़ बताइएगा। इनके वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।